गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु और अणु के बारे में पिछले कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बना होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक लोग, चाहे ग्रीक दार्शनिक लोग, वह द्रव्य यानी पदार्थ के अदृश्य रूप में सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ के अविभाज्य मत को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने सबसे पहले यानी 500 ईसा पूर्व अपने विचार व्यक्त किए थे। इनमें सबसे पहले दार्शनिक हुए थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने यह प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी सीमा आती है कि जब प्राप्त कण और ज़्यादा विभाजित नहीं होता है, यानी वह सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, हम उसे और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसी अविभाजित कण को उन्होंने परमाणु कहा। और इसी मत को आगे बढ़ाते हुए एक और दार्शनिक हुए थे भारतीय दार्शनिक प्रकृता कात्यायन, जिन्होंने ये कहा कि ये कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और जो द्रव्य यानी पदार्थ के जो भिन्न भिन्न रूप है वो हमें दर्शाते हैं। उसी समय ग्रीक दार्शनिक हुए थे डेमोक्रेट्स। उन्होंने भी महर्षि कणाद के जैसे अपने मत प्रस्तुत किए थे कि भाई यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु या अविभाज्य कहा था। हालांकि ये सब दार्शनिक मत थे, इनमें कोई प्रयोगात्मक सत्यता नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक तत्व एवं यौगिकों में भेद को समझ गए थे। अब वो ये समझने में लगे थे कि तत्व आपस में संयोग कैसे करते थे। तब एक वैज्ञानिक हुए थे आंतवा एल लवाइजिए ने। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। और आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन उससे कुछ जो परिभाषा दी हुई है द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहली जो परिभाषा दी थी वह दी थी महर्षि कणाद ने। इनके अनुसार यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे, करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात
वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इसी अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। इसी अविभाज्य कण को परमाणु कहा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह थी पहली परिभाषा कि यदि हम द्रव्यमान पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त करने को हम और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, तो वही सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। जैसे हमने कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, हम उसको तोड़ते जा रहे, जैसे एक पदार्थ ले लिया, हम उसको दो भागों में किया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, एक ऐसी सीमा आएगी कि हम उसको वापस बिल्कुल तोड़ नहीं पाएंगे, तो वह जो सूक्ष्म कण प्राप्त होगा वह परमाणु कहलाता है। ये थी आपके महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित परिभाषा, यानी जो दार्शनिक थे उन्होंने जो ये परमाणु की परिभाषा दी थी वो ये थी। एक और भारतीय दार्शनिक हुए थे फकुदा कात्यायान। फकुदा कात्यायान, इन्होंने जो महर्षि कणाद द्वारा जो परिभाषा दी थी, जो मत दिए थे, उसी को ही आगे बढ़ाया है कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में रहते हैं। इनके अनुसार ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जब हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, यानी कि ये कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जानते हो पदार्थ के विभिन्न रूप होते हैं, वह ठोस होगा, गैस होगा या द्रव्य होगा, वो हमें इन्हीं कणों से सहायता मिलती है। हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा द्रव्य यानी पदार्थ होगा, कौन सा पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। जैसे कि आप जानते हो कि ठोस के कण पास रहते हैं और द्रव के कण थोड़ा दूर रहेंगे और गैस के कण दूर रहते हैं। ठीक है, इसी कणों से हम पता कर सकते हैं कि पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है। तो ये दो मत थे। इस समय एक और दार्शनिक हुए थे जो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और उनके जो साथी थे, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी थी जो बिल्कुल महर्षि कणाद से मिलती हुई है। तो उनकी परिभाषा डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस, ये ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने भी वो की वही परिभाषा दी थी जो महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित थी। यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी, इनके अनुसार यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें एक ऐसी सीमा प्राप्त होगी
तब एक ऐसी स्थिति आएगी, करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी आएगी कि आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, विभाजित नहीं किया जा सकेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि एक स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। ये थी डेमोक्रेट्स एवं लियूसिपस की परिभाषा, जो महर्षि कनाड से मिलती जुलती थी कि यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। लेकिन ये कोई प्रयोगात्मक परिभाषा नहीं थी, ये केवल दार्शनिकों के मत थे। जैसा मैंने बताया था कि 18वीं शताब्दी तक हम यौगिक तत्वों में भेद समझ पाए, उसके बाद में वैज्ञानिक तत्वों संयोग कैसे करते हैं उसके बारे में प्रयोग करने लग गए थे। तब एक वैज्ञानिक हुए थे आंतवा एल लवाइजिए, ठीक है। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे। आंतवा एल लवाइजिए इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। तो आइए हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और
दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। दो नियम दिए थे लवाइजी एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया की है जिसमें हमने दो पदार्थ लिए हैं, एक पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम ली है और दूसरे ग्राम पदार्थ की मात्रा 15 ग्राम ली है। ठीक है, तो अगर हम दोनों में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक पदार्थ की मात्रा ली हमने 10 ग्राम, दूसरे पदार्थ की मात्रा ली हमने 15 ग्राम और दोनों को अलग अलग घोल लिया हमने। एक को बीकर में घोल लिया यानी फ्लास्क में घोल लिया और एक को हमने परख नली में घोल लिया। अगर हम परख नली को उस फ्लास्क में बांध दें और उसको हम तोल लेते हैं और जो नाप आया उसको हम लिख लेते हैं और उसके बाद में उसी मिश्रण को हम उसके अंदर घोल लेते हैं, फिर वापस तोलते हैं, तो द्रव्यमान में क्या फर्क अंतर आता है। द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता है। हमने जितना पहले इन दोनों पदार्थों का द्रव्यमान लिया था रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी वो का वो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यानी जितना द्रव्यमान हमने लिया है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उन पदार्थों का द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वैसा का वैसा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी ग्राम पदार्थ लेते हैं हमें रासायनिक क्रिया के पश्चात उतना ही ग्राम का पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने 10 ग्राम पदार्थ लिया तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें 50 ग्राम पदार्थ प्राप्त होगा या फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाएगा। जितना हमने दो पदार्थों का द्रव्यमान लिया है उतना ही हमें रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो देखो एक उदाहरण समझता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल ले लिया, आपकी किताब पे एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट, हमने दो यौगिक ले दो पदार्थ ले लिए हैं। हम इनकी मात्रा इसके ले लिए हमने 14.5 ग्राम और जैसे हमने इसमें ले लिया 3 ग्राम और इसको ले लिया हमने 5 ग्राम। आपकी इच्छा से ले लो। अब जैसे कि हमने इन दोनों को जल में घोल लेंगे। इन दोनों पदार्थों को जल में घोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसको तो हमने एक फ्लास्क में घोल लिया, ठीक है, और इसको हमने
परख नली में घोल लिया और इसको हम फ्लास्क में घोलेंगे। जैसे एग्जाम में आपको बता देता हूँ, जैसे एक को तो हमने इसमें घोल लिया, ठीक है, और एक को हमने इस परख नली में घोल लिया। दोनों पदार्थों को हमने एक में फ्लास्क में घोल लिया और एक को हमने परख नली में घोल लिया। अब क्या होता है देखिए स्टूडेंट कि अब हम इस परख नली को इस फ्लास्क में डाल देंगे। जैसे ये ले लिया हमने यहाँ फ्लास्क। अब परख नली को फ्लास्क में डालेंगे, फ्लास्क में लटकाएंगे। जैसे कैसे देखो, अब इस परख नली को हम ऐसे ऐसे हम धागे से बांधकर लटका देंगे, ठीक है, कि भाई दोनों का पदार्थ आपस में मिलना नहीं चाहिए। इस तरह हम लटकाएंगे कि दोनों के पदार्थ आपस में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे सावधानी पूर्वक तोड़ लेंगे, लटकाएंगे। अब परख को फ्लास्क में लटकाएंगे। दोनों मिश्रण आपस में मिश्रित नहीं होने चाहिए। यानी कि अब पकने में लटका तो देंगे लेकिन दोनों मिश्रण आपस में मिश्रित नहीं होने चाहिए। अब सावधानी पूर्वक तोल लेंगे और उसे लिख लेंगे। यानी कि जो हमने तोला है वो मात्रा कितनी है हम उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस मिश्रण को इसके अंदर उड़ेल देंगे या फिर इस प्लास को अब घुमाएंगे। इस प्लास को इस प्रकार घुमाएंगे कि परख नली का मिश्रण फ्लास्क में मिश्रित हो जाए। अब सावधानी पूर्वक फ्लास्क को इस प्रकार घुमाएंगे, फ्लास्क को इस प्रकार घुमाएंगे कि परख नली का मिश्रण परख नली का पदार्थ फ्लास्क में मिश्रित हो जाए, ठीक है। अब सावधानी पूर्वक हम फ्लास्क को हिलाएंगे तो जो परख नली का जो पदार्थ होगा वो फ्लास्क में इस प्रकार घुलाएंगे कि जो परख नली का पदार्थ होगा वो फ्लास्क में मिश्रित हो जाना चाहिए। अब हम इसे तोल लेंगे। अब हम सावधानी पूर्वक
तोल लेंगे, तोल लेंगे। अब हम इसको वापस सावधानी पूर्वक तोल लेंगे। हम देखते हैं कि जब हमने पदार्थ को मिश्रित नहीं किया था तब भी हमने जो पदार्थ की मात्रा ली थी वो उतने ग्राम की है जितने की मिश्रित करने के बाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तो हुई है लेकिन न तो द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है और न ही हमने द्रव्यमान को विनाश किया जाता है। यानी जितना द्रव्यमान हमने यहाँ लिया है, जितनी हमने मात्रा यहाँ ली है, उतनी की उतनी मात्रा हमें घोलने के पश्चात इन दोनों रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होगी दोनों पदार्थों की। तो लेंगे, तो हमें तोल लेंगे। अब सावधानी पूर्वक हम तोल लेंगे तो हमें प्राप्त होता, हमें ज्ञात होता है कि जब दोनों बार तोलेंगे तब हमें दोनों की मात्रा समान प्राप्त होती है। तोल लेंगे, हमें ज्ञात होता है कि मिश्रित से पूर्व एवं बाद में दोनों पदार्थों का द्रव्यमान एक जैसा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने जो कॉपर सल्फेट की मात्रा ली है और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ली है, मिश्रित होने के बाद भी हमें वैसी की वैसी मात्रा प्राप्त होती है। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो हम द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और न ही हम द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम, या फिर निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम है स्थिर अनुपात का नियम। वैज्ञानिक थे लेवाइजे तथा उनके साथी थे, उन्होंने बताया था कि भाई कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इन तत्वों में इन यौगिकों में तत्व उपस्थित होते हैं उनका जो अनुपात होता है वह हमेशा स्थिर होता है। चाहे वह तत्व हमें कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे वह उसे किसी ने बनाया हो, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त हुआ हो, उन यौगिकों में उपस्थित तत्वों का जो अनुपात होगा वह हमेशा स्थिर रहता है। तो वैज्ञानिक थे लवाइजे एवं साथी एवं अन्य वैज्ञानिक। इन्होंने बताया था कि भी कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों
प्राप्त यौगिकों में, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हो, चाहे उन्होंने किसी ने भी बनाया हो। हमेशा इन यौगिकों में जो तत्व होंगे उनका अनुपात हमेशा स्थिर होगा, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो या किसी ने भी बनाया हो, जो भी ये यौगिक होंगे उन तत्वों के अंदर, जो भी यौगिक उनमें जो तत्व उपस्थित होंगे उनका जो अनुपात होगा हमेशा स्थिर होगा। इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जल का। एग्जाम्पल ले हमने जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो हाइड्रोजन का अनुपात होता है वह 1:8, यानी कि चाहे यह जल किसी का भी हो, चाहे यह बरसात का जल हो, चाहे ये तालाब का जल हो, चाहे ये नदियों का जल हो, किसी का भी जल हो, उस जल के अंदर हमेशा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 में रहेगा। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये जो जल एक यौगिक है, इसके अंदर जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर होगा, वह हमेशा 1:8 में ही रहेगा। चाहे वह जल कुएं का हो, चाहे वह बावड़ी का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे वर्षा का जल हो। अब जैसे हमने जल का अपघटन किया, ऐसे करो, जैसे हमने 9 ग्राम जल का अपघटन किया तो ठीक है, तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर जो हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी वो हमेशा 1 ग्राम होगी और ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो हमेशा 8 ग्राम होगी। ठीक है, ये तो था आपका पहला उदाहरण ले लिया। एक उदाहरण और देते हैं हम आपको अमोनिया का। अमोनिया यानी कि NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, का अनुपात होगा 14.3। ये हमेशा परमानेंट रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को आप चाहे किससे भी प्राप्त करो, चाहे आप किसी ने भी बनाई हो, हमेशा नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वह 14.3 होगा। इसे हम चेंज नहीं करते। यानी बताया था कि भाई कोई भी यौगिक 2 या 2 से तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर होगा, जो अनुपात होगा वह हमेशा स्थिर होगा, चाहे इस अमोनिया को आपने कहीं से भी प्राप्त किया हुआ हो। इसी आधार पर हम इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, इसलिए हम इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसी निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात में एक वैज्ञानिक हुए थे प्राउस्ट ने, जिन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया था। वो देखते हैं, यानी कि प्राउस्ट का नियम।
प्राउस्ट प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया, इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, इस प्रकार से व्यक्त किया था। यानी कि प्राउस्ट ने जो नियम दिया था वो क्या था? स्थिर अनुपात का नियम को क्या कहा था भाई उसने? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में विद्यमान रहते हैं। चाहे कोई सा भी यौगिक ले लो, उसके अंदर जो तत्व होंगे उनका जो अनुपात, जो द्रव्यमान होगा वह हमेशा निश्चित होता है। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह था प्राउस्ट ने जो स्थिर अनुपात का नियम दिया था, वो इस प्रकार था कि भाई तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह था स्थिर अनुपात का नियम। इसी के अंदर एक नियम और होता है स्थिर अनुपात के नियम में, जॉन डाल्टन का नियम। वो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। गुड इवनिंग।